सर मेरा ऐसा बचपन से कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना ही है, बट 2019 में मैंने BHL में जॉब ज्वाइन किया था। मेरे को ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके थे जॉब करते हुए। तो एक लोगों की सक्सेस स्टोरी देखी, लोगों के स्टोरी देखी कि यूपीएससी में कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे सक्सेस मिलने के बाद इतने अच्छे काम वो लोग कर पा रहे हैं। तो उससे इंस्पिरेशन मिली और मैंने सिविल सर्विसेज का शुरू किया सर प्रिपरेशन। आपको जस्ट प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बिकॉज किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इट मे नॉट यील्ड यू रिवार्ड्स, बट एक सर्टेन डायरेक्शन में एक सर्टेन स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप मेहनत कर रहे हैं डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रीप बेनिफिट्स। जॉब छोड़ने के टाइम थोड़े रिजर्वेशंस तो सभी के मन में थे कि बिकॉज दिस एग्जाम इज वेरी सब्जेक्टिव, बहुत अनसर्टेनिटी है, होगा नहीं होगा, 3 स्टेज है, हर स्टेज में अपना अलग चैलेंजेस है। एंड आई थिंक उनका ही बिलीव्स है, उनके ही प्रेयर्स है जिन्होंने आज मेरे रिजल्ट में हेल्प करी सर। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ नीलेश गोयल जी है। इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 में ऑल इंडिया रैंक 77 से क्रैक किया है। ये राजस्थान के करौली गांव से है। ये मैकेनिकल इंजीनियर है। इन्होंने बीटेक किया है NIT जयपुर से। ये करंटली पोस्टेड है भेल में, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इनका ये सेकंड अटेम्प्ट रहा और इनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट था। हेलो नीलेश। हेलो सर। वार्म वेलकम इन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम अकेडमी। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम सुनील पाटिल, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम IAS। आई नो सर, ऑफ कोर्स आई नो यू सर। बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू सर। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी थी इसके बारे में और इससे वो कुछ सीखना चाहेंगे। तो मैं आपको पहले पूछना चाहूँगा कि आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब था भेल में एज एन इंजीनियर, एक लुक्रेटिव पैकेज था, फिर आपने यूपीएससी क्यों चूज़ किया? सर मेरा ऐसा बचपन से कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना ही है, बट 2019 में मैंने BHL में जॉब ज्वाइन किया था। मेरे को ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके थे जॉब करते हुए। तो एक मोनोटोनस नेचर ऑफ जॉब मेरे को दिखने लगा था कि हर रोज़ उठ के सेम ही काम करना है। तो जॉब में शुरू में जो इंटरेस्ट था वो नहीं रहा था सर इस टाइम तक। तो मैं ऑल्टरनेटिव करियर की तलाश कर रहा था। तो सिविल सर्विसेज वॉज वन ऑफ द ऑप्शंस और आई थॉट कि लेट्स एक्सप्लोर इट। और जब उसमें पढ़ना शुरू किया तो इंटरेस्ट भी आने लगा। जब उसमें लोगों की सक्सेस स्टोरी देखी, लोगों के स्टोरी देखी कि यूपीएससी में कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे सक्सेस मिलने के बाद इतने अच्छे काम वो लोग कर पा रहे हैं, तो उससे इंस्पिरेशन मिली और मैंने सिविल सर्विसेज का शुरू किया सर प्रिपरेशन। क्या जॉब के साथ साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन किया जा सकता है? किया जा सकता है सर। आई हैव डन इट, मैनी पीपल हैव डन इट, सो आई थिंक इट कैन बी डन। आपको जस्ट प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बिकॉज किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इट मे नॉट यील्ड यू रिवार्ड्स, बट एक सर्टेन डायरेक्शन में एक सर्टेन स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप मेहनत कर रहे हैं डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू रीप बेनिफिट्स है। आपने एक सिक्योर जॉब छोड़ के यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आपके दोस्त है, रिश्तेदार हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा? आपने उनको कैसे हैंडल किया? सर फैमिली मेम्बर्स तो बोलूँगा कि आई वॉज़ वेरी लकी, हमेशा वो मेरे सपोर्टिव थे। जॉब छोड़ने के टाइम थोड़े रिजर्वेशंस तो सभी के मन में थे कि बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बहुत अनसर्टेनिटी है, होगा नहीं होगा, 3 स्टेज है, हर स्टेज में अपना अलग चैलेंजेस है। बट जब मैंने बता दिया कि नहीं मुझे करना ही है एंड आई वॉज कन्विंस्ड, तो मेरा कन्विक्शन को देख के कहीं ना कहीं उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और नॉट ओनली इन टेकिंग द डिसीजन, बट जब भी बाद में भी कभी कभी मुझे डाउट होता था कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, तो इट वॉज माई फैमिली जो कि मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे कि नहीं, वंस यू हैव टेकन द डिसीजन नाउ इट इज़ योर जॉब टू मेक दिस डिसीजन राइट। आप सही डायरेक्शन में मेहनत करो एंड डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू। एंड आई थिंक उनका ही बिलीव्स है, उनके ही प्रेयर्स है जिन्होंने आज मेरे रिजल्ट में हेल्प करी सर। आपने सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया, वो भी इतने अच्छे रैंक से। तो आपको क्या लगता है इतने शॉर्ट पीरियड में 24 मंथ्स की जर्नी में, प्रिपरेशन में आपने यूपीएससी क्रैक किया है, इसमें आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, वो हेल्पफुल रहा है? उसका कैसे यूज़ हो सका आपको इसमें? सर डायरेक्टली तो कोई यूज़ नहीं था, बिकॉज मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी चूज़ किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ नहीं किया था। बट इंजीनियरिंग के टाइम में हम लोग कुछ चीज़ें सीखते हैं जिसने हेल्प करी थी। जैसे लास्ट मिनट का जो रिवीजन होता है, लास्ट मिनट में जो पूरा सिलेबस एक बार देख के जाके उसको समराइज़ करके पेपर में लिखना होता है, वो सब चीज़ों ने हेल्प करी। ऑफ कोर्स हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कॉलेज में जिस तरह के आंसर्स लिखते हैं यूपीएससी में, बिकॉज उस तरह के आंसर्स में हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट एक चीज़ होती है ना सर, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट, ये चीज़ मेरे को इंजीनियरिंग ने सिखाई थी जिसने मेरे को यूपीएससी में हेल्प करा। ये यूपीएससी का प्रिपरेशन और इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन, जो आपका एकेडमिक्स का प्रिपरेशन है, क्या दोनों में फ़र्क है या कोई सिमिलरिटीज़ होती है? सर फ़र्क तो है, बिकॉज इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं सारे ऑब्जेक्टिव हैं। यूपीएससी में लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटीज़ है, स्पेशली मेंस वाले पार्ट में। बट
मैं बोलूँगा कि हमारे पास दोनों ही एग्ज़ाम्स में, बीट इंजीनियरिंग और यूपीएससी, दोनों में हमारे पास डिफाइंड सिलेबस है, हमारे पास पीवाईक्यूज़ है, उनको उनकी हेल्प लेके हम अपनी प्रिपरेशन को एक सही रास्ते पे बढ़ा सकते हैं। तो इन दैट सेंस दीज बोथ आर सिमिलर, बट इन द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन दीज बोथ आर वेरी डिफरेंट। क्या कोई छोटे टाउन से, छोटे गांव से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कर सकता है यूपीएससी क्रैक? डेफिनेटली सर, मैंने बहुत लोगों के एग्जाम्पल देखे हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं एक ऐसी रिमोट लोकेशन में बैठ के पढ़ाई कर रहा था जहां पे कोचिंग्स तो छोड़ दीजिए सर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं था। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज, बिकॉज इंटरनेट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इन इंडिया, तो इसने जो प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करा है, बीट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, बीट इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस जो हमको मिल सकती है, तो उसको अगर अच्छे से हमने यूज़ कर लिया तो बहुत अच्छे से हम इस एग्ज़ाम को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड कर सकते हैं सर। आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहेंगे कि आप प्रीलिम में जीएस का जो पहला अटेम्प्ट था आपका, उसमें जीएस ने आपको थोड़ा फेलियर किया, तो जीएस का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? सर पहले 23 वाले अटेम्प्ट की अगर बात करूँ तो सर, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में हमेशा कंफर्ट था। इवन जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करी थी तो आई थॉट कि प्री तो निकाल ही लेंगे, बिकॉज प्री ऑब्जेक्टिव है एंड मैं श्योर हूँ ऑब्जेक्टिव निकाल लूँगा। बट 23 का फेलियर जब आया तो सामने पता चला कि नहीं, यूपीएससी इज़ समवॉट डिफरेंट, हमको इसमें थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड 24 में मैंने वो चेंजेस अप्लाई किए। सबसे पहला सर, आप सिलेबस जितना भी है उसको थॉरोली अच्छे से कवर करो। दूसरा, आप करंट अफेयर्स को, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं, करंट अफेयर्स की अलग अलग तरह की मैगजीन्स पढ़ने हैं, आप एक सोर्स उठाओ, उसको अच्छे से कवर करो, उसका अपने मेन नोट्स जो है उसमें वैल्यू एडिशन करो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट की हेल्प से आपको मैं जैसे वीकली टारगेट बनाता था और वीकेंड पे अपना एवेल्यूएशन करता था, तो आपके जो भी टारगेट है, इट मे बी वीकली, 15 दिन का, 1 महीने का, तो आप अपने आप को एवेल्यूएट करो कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे। ये 3-4 चीज़ें करके यू कैन डेफिनेटली क्लियर द प्रीलिम्स जीएस सर। हमने देखा है कई सारे जो यूपीएससी टॉपर्स हैं उनके फर्स्ट एज इनिशियल अटेम्प्ट्स में सीसैट भी उनको धोखा दे देता है। तो आपने सीसैट को कैसे कवर किया, सीसैट में कैसे मास्टरी की? सर सीसैट का एक बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर आप बेयर मिनिमम जो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है वो आपने कर ली, पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, क्या एक्यूरेसी मेरी रहती है, उस हिसाब से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो यू आर गोइंग टू क्लियर इट। अगर यहाँ पे आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के प्रैक्टिस नहीं करी तो मे बी यू विल नॉट क्लियर इट। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैंने पीसीएम से 12th किया था, तो मुझे मैथ्स में थोड़ा कंफर्ट था, इंग्लिश भी मेरी ठीक ठाक थी, तो मैंने बेसिक ऐसा था सर, मेरा प्रिपरेशन 9+3 मंथ्स के फेजेस में डिवाइड था। तो 9 महीने में मैंने प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करी थी। उस टाइम मैं हर महीने एक जीएस का, एक सीसेट का टेस्ट देता था, और लास्ट के 3 महीने थे उसमें हर वीकेंड पे मैं एक फुल लेंथ टेस्ट देता था, जीएस का और सीसेट का। तो इतने नंबर ऑफ टेस्ट ने मेरी सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दी थी कि सीसेट में मेरे को कभी डर नहीं लगा। इनफैक्ट 23 में जब बहुत अनकन्वेंशनल पेपर आया था सीसेट का, उस टाइम भी माई सीसेट वॉज आराम से क्लियर हो गया था। प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहता है? सर पर्टिकुलरली यूपीएससी में अगर बात करूं, पीवाईक्यूज अगर बोलूँ मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रिपरेशन की, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। इवन इंटरव्यू में भी जो थीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी ले लेते हैं, बट अभी प्री और मेंस की अगर हम बात करें तो हमारा सिलेबस में कुछ हमको दिया हुआ है, उस सिलेबस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लैंग्वेज में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से तरीके हैं जिससे यूपीएससी आपके क्वेश्चंस को गलत करवा लेता है। प्री में अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं। मेंस में तो सर आई मे बी रॉन्ग, बट जैसा मैंने फील किया था, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डिकोड फ्रॉम द पीवाईक्यूज इटसेल्फ। कौन सी थीम्स है जो बार बार रिपीट हो रही हैं, कौन सी थीम्स है जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उस तरह से 50% पेपर को आप डिकोड कर सकते हैं। बाकी 50% करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, उनको देख के आप बाकी चीज़ कर सकते हो। तो मैं तो ये बोलूँगा सर, प्री का पेपर थोड़ा सा अनसर्टेन होता है बिकॉज हमको नहीं पता किस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं, बट अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से करें तो आपका मेंस तो श्योर यू कैन क्लियर इट। प्रिपरेशन में प्रीलिम्स एंड मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे रख सकते हैं? या सर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कभी भी ये नहीं किया कि मैं प्री के लिए पहले पढ़ लेता हूँ, बाद में कुछ महीने मैं मेंस के लिए पढ़ लूँगा। मैंने जैसे बताया सर, शुरू के 9 महीने मैं इंटीग्रेटेड पढ़ाई करता था, प्री और मेंस की। इंटीग्रेटेड मैं एग्जांपल दूंगा सर, जैसे कोई भी टॉपिक है, सपोज अभी डिलिमिटेशन पे कुछ इशू चल रहे हैं, तो एक डिलिमिटेशन के मेरे 1 या 2 पेजर नोट्स होंगे, उसमें सारे डिलिमिटेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, कमिटी के रिकमेंडेशंस, क्या इश्यूज़ हैं, क्यों डिलिमिटेशन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल आ रहा है उसमें आर्ग्यूमेंट्स,
सपोर्ट में, अगेंस्ट में, उन सबको 2 पेज में पूरा लिख लूँगा मैं। उसके बाद जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं हाईलाइट करके बाकी के 3 महीने जिसमें मैं प्री के लिए स्टैंड अलोन पढ़ाई करूँगा, उस टाइम में प्री का रिवाइज करूँगा। मेंस के टाइम में जो भी मैंने आर्ग्यूमेंट लिखे हैं उसको मैं इस डेटा के साथ, कमिटी के रिकमेंडेशंस के साथ इसको सब्सटेंशिएट करके अपने आंसर में लिख दूँगा। तो इस तरह जितनी भी हमारी सब्जेक्ट है सर, उसके लिए मेरे पास नोट्स हो गए, उसमें प्री और मेंस का मैंने सेग्रीगेट कर लिया। पढ़ाई मेरी इंटीग्रेटेड थी, बट जब रिवीजन है उसके लिए मैंने इनको सेग्रीगेट कर लिया और उसको जाके पेपर में लिख दिया। हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर आंसर राइटिंग एंड प्रैक्टिस्ड फॉर आंसर राइटिंग? सर अगर आप मेरी मार्कशीट देखेंगे तो मेरे मेंस में 835 मार्क्स है, एंड वही मार्क्स है जिसकी वजह से मेरे को ये 77 रैंक्स मिले हैं एंड आई गॉट IAS। तो मेरे को मेंस की आंसर राइटिंग ने जितनी हेल्प करी है इस एग्ज़ाम में, उसने उतना शायद किसी ने नहीं करी। आंसर राइटिंग में ये बोलूँगा सर, हमको जो 9 महीने मैंने बात करी थी जिसमें हम इंटीग्रेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उसी में शुरू कर देना चाहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है बट आपका एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, उसको लेके आप शुरू करके आंसर राइटिंग कर सकते हो। बट मैंने ये करा था सर, 9 महीने में मैं आंसर राइटिंग नहीं कर पाया था बिकॉज एक फोमो था कि अभी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैंने जो 3 महीने थे बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, उसमें मैंने डे 1 से ही अपनी आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी। मैं अपने दिन को ऐसे डिवाइड करता था कि कम से कम 3 घंटे मुझे आंसर राइटिंग करनी है, उसके 2 घंटे जो भी पेपर लिखा है मैंने उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस इन द सेंस कि मेरे की क्या कमी रही उसमें, या तो मेरे नॉलेज गैप थे, मेरे रिवीजन में कमी थी, या फिर मेरे को मॉडल आंसर से कुछ चीज़ अपने नोट्स में ऐड करनी है, वो सब करना है। उसके बाद करीब 5 घंटे के आसपास मैं अपना, और जैसे कल मेरे को कोई टेस्ट लिखना है या इस वीकेंड पे कोई टेस्ट लिखना है, उसके लिए मैं कुछ नई चीज़ पढ़ूंगा। आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल क्यों चुना? आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और फिर भी आपने सोशियोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स लिए इस एग्ज़ाम में। सर मैंने बीटेक करी थी 2018 में और प्रिपरेशन स्टार्ट करी मैंने 2023 में। तो ये 5 साल का जो गैप था, इसमें मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी दूर हो गई थी मेरे से। तो अगर मेरे को शुरू करना पड़ता तो बहुत बड़ा सिलेबस है और शायद 1 साल में वो चीज़ नहीं हो पाती। तो मैंने ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करने का सोचा जिसका सिलेबस कम हो, पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो और वो हाई यील्डिंग हो, मतलब उसके रिसेंट ईयर में मार्क्स अच्छे हैं। तो सोशलॉजी ये सारे पैरामीटर्स पे खरा उतर रहा था, तो मैंने सोशलॉजी को चुन लिया। अब चुनने के बाद इसमें जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया तो ये और इंटरेस्टिंग लगने लगा एंड आई कंटिन्यूड विद इट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर का एक बड़ा रोल होता है, तो करंट अफेयर के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही, बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखी थी, तो मैंने ये चीज़ अपने लिए रूल बनाया था कि मेरे को डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, दैट टू रिचुअली, दैट टू उसका कोई नोट्स नहीं बनाना है बट उसमें से वैल्यू एडिशन अपने मेन नोट्स में करना है। तो ये चीज़ मैंने थ्रू आउट अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू करी। कुछ सपोज इमरजेंसी आ गई या कुछ हो गया, मेरा बल्क में 5-7 दिन का न्यूज़पेपर छूट गया, उसके लिए मैंने कभी कभी मैगजीन्स की हेल्प ली है, बट मोस्टली मैंने न्यूज़पेपर पर रिलाई किया है, उससे अपने मेन नोट्स में वैल्यू एडिशन किया है। आपका बहुत कम पीरियड का प्रिपरेशन है और अच्छा मतलब ग्रैंड सक्सेस है, तो आपका रिसोर्सेज क्या रहा प्रिपरेशन में? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन 3 लेवल्स पे करी थी सर। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने NCERTs पढ़ी थी सर। NCERTs जो भी मेरे को अच्छी लगी थी, ऐसा नहीं कि मैंने 6 से 12 तक पूरी NCERTs कवर करी थी, बट जिस सब्जेक्ट में जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए थी तो मैंने 6 to 12 अपने हिसाब से चूज़ करके NCERTs को पढ़ा है। उसके बाद लेवल 2 में जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं सर, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक है, स्पेक्ट्रम बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री की नितिन सिंघानिया सर की बुक है, आर्ट एंड कल्चर की, तो इस तरह से जो स्टैंडर्ड बुक्स मार्केट में आती हैं वो मैंने लेवल 2 की अंडरस्टैंडिंग के लिए करी थी सर। लेवल 3 की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने PYQs की हेल्प ली, मॉक टेस्ट की हेल्प ली। उसमें सपोज कोई चीज़ मेरे स्टैटिक में कवर नहीं हुई है, मेरी बुक्स में कवर नहीं हुई है, या करंट का कुछ पोर्शन छूट गया है, उसको मॉक टेस्ट से और PYQ से लेके मैंने अपने नोट्स में ऐड ऑन किया। आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया और एक्चुअल इंटरव्यू में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? सर इंटरव्यू वॉज माई पेन पॉइंट इन दिस होल प्रिपरेशन, बट आई हैड 2 थिंग्स वेरी क्लियर इन माई माइंड कि इंटरव्यू में 2 चीज़ें चाहिए। एक, आपका करंट अफेयर में जो भी इशू चल रहा है जिसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है, उसको आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ तैयार रखना है। दूसरा, डेफ में आपने जो भी कीवर्ड्स लिखे हैं उसको अच्छे से कवर करना है। तो डेफ के कीवर्ड्स के लिए मैंने, बिकॉज मेरा 5 मार्च को इंटरव्यू था तो मेरे को करीब 3 महीने मिले थे पूरे, तो डेफ का मैंने अच्छे से रिसर्च करके नोट्स बनाए थे प्रॉपर और अच्छे से तैयार किया था। करंट अफेयर्स में नॉर्मली अपने टाइम में मैं इंडियन एक्सप्रेस एक ही अखबार पढ़ता था, बट इंटरव्यू के टाइम में मैंने 2 अखबार पढ़ना शुरू किया था। इंडियन एक्सप्रेस तो करंट अफेयर्स के लिए, नॉर्मल करंट अफेयर्स के लिए, इकोनॉमी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर मैंने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना शुरू किया था। बिकॉज आजकल जो इंटरव्यू हो रहे थे, जो हम ट्रांसक्रिप्ट देख रहे थे, उसमें इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा बात करी जा रही थी। उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी था। सर मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस में आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे, कुछ भी टिक करके आ जाएंगे, देयर इज़ गोइंग टू बी नो काउंटर क्वेश्चन।
बट इंटरव्यू में एवरी कीवर्ड यू आस्क, एवरी कीवर्ड यू स्पीक, कुछ भी आपने आर्ग्यूमेंट दिया तो देयर विल बी ए काउंटर क्वेश्चन। तो आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो क्लैरिटी के लिए मैंने एक टीवी चैनल भी देखना शुरू किया था जो पलकी शर्मा मैम का है, जो शेखर गुप्ता सर का आता है कट द क्लटर, पलकी शर्मा मैम का वेंटेज। तो उनसे भी थोड़ी मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना शुरू करी थी। और अगर बात करूँ सर की जो फाइनल इंटरव्यू हुआ था यूपीएससी भवन में, ऑलमोस्ट चीज़ें यही पूछी गई थी। मैं बताऊं सर तो 25% मेरा जॉब एक्सपीरियंस पे बात चला था। PSUs कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैसे चाइना से कम्पीट करने की ज़रूरत है। उसके बाद अराउंड 50% इंटरव्यू मेरा डेफ पेज था, जो भी मेरे कीवर्ड्स थे, और अराउंड 25% हमने सोशल इश्यूज़ पे बात करी थी, करंट अफेयर्स रिलेटेड, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे बात हो गई थी, विमेंस इशू पे बात हुई थी। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू इंटिमिडेटिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। जो यूपीएससी के पैनल मेंबर्स थे उन्होंने कोशिश करी थी मेरे को कंफर्टेबल फील कराने की। उन्होंने क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे तरीके से पूछे थे, पेशेंटली उन्होंने वेट करा था मेरा आंसर सुनने का। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस है, बट मार्क्स नहीं मिले। अपने डेली एवरेज कितना टाइम दिया था प्रिपरेशन के लिए? सर मैंने कोई फिक्स टाइम ऐसा नहीं किया था कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, बिकॉज आई वॉज इन अ जॉब। तो मुझे दिन में 4 से 5 घंटे मिलते थे वीक डेज़ पर तैयारी करने के लिए। तो मैंने क्या किया था सर, वीकली अपने टारगेट्स बना लिए थे, चाहे वो स्टैटिक का हो चाहे करंट अफेयर्स का पार्ट हो, कि मुझे इस वीक में ये पोर्शन ख़त्म करके इसका सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट जो भी है वो कंप्लीट करना है। तो मैं कोशिश करता था कि मेरा वो टारगेट पूरा हो जाए। अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है उसमें एडजस्ट करके मैं अपना आगे कंटिन्यू करूँ। अगर मैं हिंडसाइट में देखूँ सर तो आई थिंक बिकॉज वीकेंड पे मैं कोशिश करता था जितना भी टाइम मेरे को मिल जाए सभी को मैं तैयारी में देने की कोशिश करता था। तो अगर मैं देखूँ तो ऑन एन एवरेज मेरा 6 से 7 घंटे आ जाता होगा। व्हाट वाज योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सर सबसे पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो माई सिस्टर टोल्ड मी दिस थिंग कि हर कोई ये सोचता है कि यूपीएससी इज़ वेरी डिफिकल्ट, यूपीएससी शायद नहीं होगा। तो हर किसी के मन में एक डाउट होता है। तो तुम अगर तैयारी करने जा रहे हो तो ये डाउट को अपने संग में मत लेके जाना, हमेशा ऑलवेज थिंक दैट आई कैन डू इट। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये मेंटल बिलीफ होना ज़रूरी है कि हाँ आई कैन डू इट। तो आपका आधा काम तो वहीं पे हो जाएगा, यू विल विन हाफ द बैटल देयर एंड देन एंड देयर। सेकंड मैंने ये किया था सर, रिसोर्सेज को मेरे को लिमिटेड रखना है, मल्टीपल रिविजन करना है, PYQ की हेल्प लेनी है, और मेरे को मॉक टेस्ट देने हैं खुद को एवेल्यूएट करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम तैयारी करे जा रहे हैं, 3-4 महीने पढ़ लिया, उसके बाद हमने मॉक दिया और हमको पता चल रहा है कि हम सही डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहे। तो मैंने 3 चीज़ करी थी। सबसे पहला मेंटल बिलीफ, देन अपना प्लानिंग प्रॉपर करना है कि ये चीज़ें पढ़नी है, रिवीजन करना है, PYQs की हेल्प लेनी है, एंड थर्ड मेरे को मॉक टेस्ट देना है, चाहे प्री में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यूज़ हो। क्या एस्पिरेंट्स कॉलेज के स्टडी के साथ साथ भी यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? सर दे कैन, बट मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा सा ये है सर कि आप कॉलेज में सपोज यू आर डूइंग अ बीटेक, तो शुरू के 2 साल है आप कोशिश करें कि अपनी जो भी स्ट्रीम है उसमें ध्यान देने की, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने की, बिकॉज ये चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग साथ देने वाली है। आप यूपीएससी हो सकता है आपने शुरू कर दिया बट यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन इट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो अपना 3rd-4th ईयर है उसमें आप बेसिक्स से शुरुआत कर सकते हैं। बेसिक्स मतलब आपने न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दी, आपने बेसिक्स NCERTs को उठाना शुरू कर दिया, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं 2 साल पढ़ने के बाद भी, अगर आप न्यूज़पेपर को समझ के किसी इशू पे 150-250 वर्ड्स में लिख पा रहे हैं, अगर आप किसी इशू को समझ के सामने वाले को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो यू आर ए फिट कैंडिडेट फॉर दिस एग्जाम एंड यू शुड कंटिन्यू। अगर इस दौरान आपको फील होता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है या फिर दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर मी, देन यू शुड ट्राई इन अनदर फील्ड। बट टू आंसर योर क्वेश्चन सर, हाँ हम कॉलेज के साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं और बेसिक से शुरू करके हम एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है प्रिपरेशन में, तो आपने उसको कैसे टैकल किया? सर मैं तो बिल्कुल कट ऑफ था सोशल मीडिया से। मेरा कहीं पे भी एक्सेप्ट व्हाट्सएप मेरा कहीं पे भी प्रोफाइल नहीं था। इनफैक्ट आज भी 3 मंथ्स हो गए आफ्टर सिलेक्शन, आज भी मेरा कोई प्रोफाइल नहीं है सोशल मीडिया पे। बट मैं यही बोलूँगा सर, मेरे केस में क्या चीज़ों ने काम करा था, रादर देन कनेक्टिंग टू फिक्शियस फ्रेंड ओवर सोशल मीडिया, मैं अपने फ्रेंड और जो मेरे कुछ 2-4 फ्रेंड मेरी फैमिली और कुछ 2-4 मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे उनसे कनेक्टेड था। जब भी मेरे को डाउट होता था खुद पे या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनसे बात कर लेता था। मेरे मेंटर्स थे सर, एकेडमिक मेंटर्स, उनसे बात कर लेता था मैं। तो कुछ भी डाउट है तो वहीं पे क्लियर हो जाता था। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उन लोगों के सपोर्ट से हिम्मत मिलती थी। सोशल मीडिया पे मुझे लगता है सर, हाँ आप यूट्यूब पे आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल है, आप मेंटर से कनेक्ट हो सकते हो, बट रादर देन दैट ये एक
नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है सर, जहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, प्रिपरेशन में ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। तो वाई टू ओपन दैट फ्लड गेट, हम रियल लोगों से कनेक्ट हो गए, रियल मेंटर से हेल्प लेके अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये मेरी ओपिनियन है सर, आई मे बी रॉन्ग। हाउ स्पेक्ट्रम अकेडमी वाज यूजफुल हेल्पफुल टू यू ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम? हाँ सर, सिंस आई वॉज डूइंग ए जॉब, मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मेरे को एक ऐसी अप्रोच चाहिए थी जो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मुझे मिले, और मैं कुछ भी मिस्टेक कर रहा हूँ तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मेरे को कोई करेक्ट करने वाला हो। तो वहाँ पे सर मैं आपसे कनेक्ट हुआ, और आई वुड से कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी गाइडेंस के लिए। जो कभी भी मेरे को डाउट होता था, आई यूज़ टू कॉल यू, आई यूज़ टू टेक गाइडेंस फ्रॉम यू। कोई भी टेस्ट मैं लिख रहा हूँ, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट में मुझे कुछ कमी आ रही है, तो आई यूज़ टू कनेक्ट विद यू, एंड मेरा प्रिपरेशन बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाता था सर। सक्सेस स्टोरी तो लोग देखते हैं, लेकिन सक्सेस के पीछे कुछ मिस्टेक्स भी रह जाती है हमारी। तो आपने कुछ मिस्टेक्स की होगी, तो शायद आगे जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ऐसे मिस्टेक ना करें। वो मिस्टेक से आप क्या सीख आपको मिली और आप उनको बताना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर 2-3 मिस्टेक्स जो मैं अभी सोच पा रहा हूँ। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया था सर, मैंने अपनी प्रिपरेशन को ऐसा 9+3 मंथ्स में डिवाइड किया था। पहले 9 महीने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, नेक्स्ट 3 मंथ्स प्रीलिम्स के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स मेंस के लिए। तो मैंने उस 9 महीने में मेंस का कोई भी टेस्ट नहीं लिखा था। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी सर, बिकॉज अगर उस 9 महीने में एटलीस्ट मैं मेंस के सेक्शनल टेस्ट लिख लेता तो मेरे को आगे हेल्प होती। तो एक मिस्टेक ये की थी सर मैंने। सेकंड, एक फोमो क्रिएट किया जाता है मार्केट में सर कि दिस सर्टेन टेस्ट सीरीज इज़ गुड, ये आपको लेनी ही चाहिए, या फिर अगर ये आपने नहीं लिया तो यू आर मिसिंग आउट समथिंग ऑन योर प्रिपरेशन। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक ही जगह से मेंटरशिप ले, एक ही जगह से टेस्ट सीरीज ले, बट उसको ट्रस्ट करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से, मतलब एक रिसोर्स को आप 100% कवर करेंगे, दैट इज़ मच बेटर कि आप 10 रिसोर्सेज को 10% कवर करो। तो मैंने ये एक मिस्टेक करी थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सर, इंटरव्यू के टाइम में सर, मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन बिकॉज 3 महीने मिले थे मेरे को, तो अच्छा हुआ था, बट इंटरव्यू के टाइम में मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था इंटरव्यू रूम में। तो अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, और जो होता है ना, डू योर बेस्ट लीव द रेस्ट, वो वाली फिलॉसफी पे काम करके एक अच्छे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, तो इट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू ऑल्सो। आज तक आपकी आइडेंटिटी एज ए इंजीनियर थी, अभी रिजल्ट के बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया तो आपकी आइडेंटिटी आईएएस हो गई है, तो आपको क्या लगता है, क्या फील होता है? सर मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग है कि अब सभी लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम समाज की भलाई के लिए कुछ काम करेंगे। हम लोगों की, जो स्पेशली डिज़र्विंग लोग हैं, जिनको सच में ज़रूरत है हेल्प की, उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। तो मेरे को लगता है कि आफ्टर बिकमिंग आईएएस मैं इस डायरेक्शन में काम करना चाहूँगा और लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहूँगा सर। नीलेश ने बहुत अच्छे से उनकी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताई है। उम्मीद है कि आप सबको ये टिप्स और ट्रिक्स से कुछ सीखने मिलेगा और आपके यूपीएससी जर्नी आसान हो पाएगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर।